बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी ऑनर्स पेपर अकाउंटेंसी का जो सीरीज चल रहा है, ट्रू फॉल्स वाला, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और जो कि अनिवार्य होता है, आपको बनाने होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें और उन 10 क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, ट्रू फॉल्स लगाने हैं। मतलब आपकी एक गलती 2 नंबर आपका गायब कर देगी। और अगर आपने एक सही लगाया, मतलब अगर आपने 10 के 10 अपने ट्रू और फॉल्स में सही टिक किया है तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे ईजिली। 2 से 3 मिनट में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे और ये मार्क्स कोई नहीं काटने वाला है। थ्योरी में मान लो कि थोड़ा बहुत नंबर काटे भी जाते हैं, लेकिन आपको ट्रू फॉल्स में कौन काटेगा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन होते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, LLMU जो आपका यूनिवर्सिटी है वो जो कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, उसके द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम निशार अहमद है। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड मैं लेकर आता रहता हूं। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं और अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बिजनेस मैथ के, अकाउंटेंसी के, अकाउंट के थ्योरी भी हमने करवाए हैं, बिजनेस मैथ के भी ऑब्जेक्टिव हमने करवाए हैं और ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके अच्छे व्यूज़ हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा ये करना है कि आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। जितने अच्छे व्यू आएंगे उतना मोटिवेशन हमारे अंदर आएगा, ठीक है भाई। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 50 तक हमने करवा दिया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। सही है भाई। आपको हानियों की सीमाओं से बाहर भी आपको काम करने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको लाभ हो रहा है तभी आप बिजनेस में बने रहें। आपको जब हानि होगी तो भी आपको बिजनेस का साथ देना है और सीमित तरीके से, ठीक है। तो साझेदारी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। कहीं कहीं पर जो जगह पर सीमित होता है वो अंशधारियों के केस में होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि अंशधारियों के केस में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन है 52। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। बेशक समता अंशधारी जो होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जो ऑनर होते हैं वो समता अंशधारी होते हैं और वो समता पे व्यापार करते हैं। समता पे व्यापार करने का मतलब ये है जब प्रॉफिट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। बाहरी कर्जदारों को पेमेंट करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो पैसे इन लोगों के होंगे। मतलब मालिक का पैसा कौन होता है, जो सबको देने के बाद बचता है, ठीक है भाई। समझ रहे मेरी बात को। तो समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। बिल्कुल सही कहा इसने, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन है ह्रास के लिए प्रावधान आवश्यक है। जी, जितनी भी संपत्तियां होती है उसमें कुछ न कुछ ह्रास होता है, कुछ न कुछ कमी होती है और उसका प्रावधान बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54। किस्त भुगतान पद्धति में माल उधार बेचा जाता है। भाई किस्त की बात कब आती है? इंस्टॉलमेंट की बात तभी आती है जब आप उधार माल खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, तब इंस्टॉलमेंट की बात आती है। अगर नगद की बात आती है तो फिर किस्त की बात तो आएगी नहीं भाई। नगद लो, पैसा सामान दो, बात खत्म होगी, ठीक है। तो किस्त भुगतान पद्धति माल उधार जब खरीदा बेचा जाता है तब की बात है, तो सही है भाई। लेकिन इसी क्वेश्चन को पलट के आपसे पूछ दे कि किस्त भुगतान पद्धति में माल बेचा उधार बेचा नहीं जाता है, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चनों को, इन्हीं सभी में से कुछ क्वेश्चन उलट पुलट के पूछेगा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे तो 2 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स आएंगे उससे, तो थोड़ा सा उसमें समय देना क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में, ठीक है। तो किस्त भुगतान पद्धति में माल उधार बेचा जाता है, बिल्कुल बेशक सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है और सत्य आंसर है। ह्रास का लेखा करने के लिए संपत्ति खाता का क्रेडिट किया जाता है। सही है भाई। जब आप डिप्रिसिएशन का लेखा करते हैं ना बच्चे, तो डिप्रिसिएशन का लेखा करने के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है और टू एसेट होता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू एसेट होगा, मतलब हमने जो संपत्ति खाता है उसको हमने क्रेडिट किया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। किस्त भुगतान पद्धति में ब्याज शामिल है। जब आप इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान खरीदोगे तो कोई बंदा अगर आपको उधार सामान दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे इंस्टॉलमेंट लेगा और ब्याज जोड़ कर लेगा, क्योंकि उसका पैसा फंस रहा है, ठीक है ना। उसकी भरपाई वो ब्याज से करेगा, समझ रहे हैं। साझेदार का ऋण ले सकता है। एक साझेदार बिल्कुल बेशक ऋण ले सकता है, बिल्कुल सही है बात, सत्य है, ट्रू है।
अगला क्वेश्चन देखिए 58, विघटन व्यय नकद चुकाने पर वसूली खाता को डेबिट किया जाता है। ठीक है, जब आप विघटन व्यय चुकाते हैं तब आप उसका एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको याद होना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सही है भाई, हमने रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता को डेबिट किया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है माल के प्रेषक को और बिक्री में अंतर है। भाई माल सप्लाई करने वाला और माल बेचने वाला दोनों में अंतर है। सप्लाई करने वाला सिर्फ सप्लाई कर रहा है, बेचने वाला उसको अंतिम ग्राहक तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही है, आप बताओ मुझे, सही तो कह रहा है ना कि माल के प्रेषण और बिक्री में अंतर है। ठीक है भाई, मान लिया सही। दिवालिया सन नियम के अनुसार असुरक्षित लेनदारों को सूची ए में रखा जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जो असुरक्षित लेनदार होते हैं उसको सूची ए में रखा जाता है दिवालिया सन नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए ये 10 क्वेश्चन रिवीजन कर दे रहा हूँ मैं फटाफट। साझेदार का दायित्व असीमित होता है, सही बात है। समताधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, बिल्कुल सही है। हरास के लिए प्रावधान आवश्यक है, बिल्कुल सही है। किस्त भुगतान पद्धति में माल उधार बेचा जाता है, उधार बेचा जाता है तभी किस्त की बात आती है, ये बात भी सही है। बताओ, समझ रहे हो ना। हरास का लेखा करने के लिए संपत्ति खाता को क्रेडिट किया जाता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होता है, सही है भाई। अगला क्वेश्चन है किस्त में ब्याज शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक साझेदार ऋण ले सकता है, सही है भाई, ऋण ले सकता है, कौन रोक रहा है उसे। विघटन के व्यय नकद चुकाने पर वसूली खाता को डेबिट किया जाता है, बेशक वसूली खाता जो होता है वो डेबिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। माल के प्रेषण और बिक्री में अंतर है, ये बात भी सही है। दिवालिया सन नियम के अनुसार असुरक्षित लेनदारों को सूची ए में रखा जाता है, क्लियर, ये 10 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सूची डी में रखा जाता है, डी, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सूची डी में रखा जाता है, सही है। और प्राप्त बिलों को सूची जी में रखा जाता है, प्राप्त बिल जी, ठीक है, प्राप्त बिल जी, ऐसे याद कर ले, प्राप्त बिल जी। आपको बिल प्राप्त हो गए, जी सर बिल प्राप्त हो गए, ठीक है, तो प्राप्त बिल को जी में रखा जाता है। दिवालिये की संपत्ति की कमी को सूची एच में रखा जाता है, ठीक है, जो दिवालिया हो गया उसकी संपत्ति की जो कमी है उसको सूची एच में रखा जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। जनोपयोगी संस्था जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाती है, सही है ना। जो सोशल वेलफेयर की संस्थाएं होती है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, सब के सब क्या करती हैं, वो करती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, फिर उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, ये बनाती है, क्लियर है ना, कोई शक तो नहीं इसमें। तो जितनी भी जनोपयोगी संस्थाएं हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाती है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कंपनी अधिनियम पूछेगा या साझेदारी अधिनियम पूछेगा। तो कंपनी अधिनियम 1956 और साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956 और साझेदारी अधिनियम 1932, समझ रहे। लघु कार्य राशि के दो भेद हैं, जो प्राप्त हुए वो और जो नहीं हुए वो। तो लघु कार्य राशि के दो भेद हैं, सही है, बिल्कुल सत्य बात है। लघु कार्य राशि के शेष को चिट्ठे में ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्कुल सही। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, हमको जितने का अधिकार है उसमें से जितना हम जनता के सामने बेचने के लिए प्रस्तुत करेंगे उसे हम लोग निर्गमित पूंजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है, हाँ सही है। अंशों को 3 तरीके से निर्गमित किया जाता है, एक तो एट पार हो गया, एक हो गया एट डिस्काउंट, एक हो गया एट प्रीमियम। अगर आप बढ़ाकर बेचते हैं तो प्रीमियम कहलाएगा, घटाकर बेचते हैं तो डिस्काउंट कहलाएगा, और सेम रेट में बेचते हैं तो सममूल्य कहलाएगा। तो ये 70 तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए 10 क्वेश्चन रिवीजन कर दे रहा हूँ फटाफट, भाई समझ रहे हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को सूची डी में रखा जाता है, सही है। प्राप्त बिलों को सूची जी में रखा जाता है, बिल प्राप्त हो गए, जी सर। दिवालियों की इस संपत्तियों की कंपनी कमी को सूची एच में रखा जाता है, सही बात है, बिल्कुल सत्य है। जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता है। आपसे क्वेश्चन पलट के पूछे, नहीं लागू होता है। अगर नहीं लागू वाला केस है तो गलत कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 56 लागू होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। लघु कार्य राशि के दो भेद हैं। लघु कार्य राशि के शेष को चिट्ठे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं, ठीक है। अंशों को प्रीमियम पे जारी किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब्त किए गए अंशों कटौती पर पुनर्निर्गमित नहीं किया जा सकता है। जब्ती करने का मतलब समझते हैं,
जैसे मान लो कि 10 रुपया का कोई सामान हमने किसी को बेचा, उसने 2 रुपया दिया, बाकी के 8 रुपया वो हमको नहीं दे रहा है, तो हम 2 रुपया रख लेंगे और सामान भी रख लेंगे और कहेंगे टाटा बाय बाय ख़त्म, ठीक है, निकल लो भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब हमारे पास 2 रुपया ज़्यादा हो गया और 10 रुपया का सामान भी हो गया। 10 रुपया का सामान हम अगले पार्टी को 2 रुपया छोड़कर भी बेचेंगे तो भी हमको नुकसान नहीं होगा। तो जब्त किए गए अंशों को कटौती पर पुनर्निर्गमन नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात कह रहा है भाई। क्यों कह रहा है ऐसा तू, ठीक है, गलत क्यों कह रहा है, असत्य है, गलत बात कह रहा है। कर सकते हैं ना, कटौती पर निर्गमन तो कर सकते हैं, नुकसान नहीं होगा ना हमें। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, गलत बोल रहा है भाई। कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। बिना रजिस्ट्रेशन की कोई कंपनी कैसे चलेगी भाई मेरे, ठीक है। एक नाबालिग अंसारी हो सकता है, सही है, बिल्कुल सत्य है। एक निजी कंपनी के अंसारियों की संख्या कुछ भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। निजी कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है भाई, 200 से ज़्यादा आप जो है सो अंसारी नहीं रख सकते हैं। हेलो, समझ रहे हो, 200 से ज़्यादा अंसारी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 200 लिमिट है, कुछ भी का मतलब समझते हैं। प्राइवेट में आप कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ी है चलता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना देश चलता है भाई। एक निजी कंपनी के अंसारियों की संख्या कुछ भी हो सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है और असत्य होगा आंसर। आइए 75 देखिए, कंपनी के व्यवसाय के लिए अंकेक्षण आवश्यक नहीं। कैसे नहीं करवाइएगा, आप क्या करते हैं कंपनी में, कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं, उसका ऑडिटिंग नहीं करवाइएगा। ऑडिटिंग कराना लाजमी है और ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है, याद रखिएगा, आवश्यक है। और ये कह रहा है कि नहीं आवश्यक है। मैं कह दूं किसी को कि भाई तुम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, वो कह रहा है नहीं हमको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सेबी नाम की जो संस्था है वो आपको तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। आपको अपने अकाउंटिंग का अंकेक्षण करवाना ज़रूरी है, समझ रहे हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 76, संचालन अंशधारियों के निर्वाचित एजेंट होते हैं, सही है। संचालक जो होते हैं वो अंशधारियों के निर्वाचित एजेंट होते हैं। कर्ज लेते समय कंपनी ऋण पत्र जारी करता है। ऋण पत्र का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण पत्र है। आपको ऋण पत्र दिया जाएगा और आपसे कर्ज लिया जाएगा और उस ऋण पत्र में कर्ज से संबंधित सारी शर्तें लिखी रहती हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 78, एक कंपनी अपने सदस्यों से अलग विशेष वैधानिक अस्तित्व होता है। हाँ सही है, बिल्कुल। एक कंपनी का अपने सदस्यों से अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है। आप कंपनी ऐसे ही नहीं चालू हो जाते। और कंपनी में जितने बंदे शेयर लगाते, जो भी शेयर में पैसे लगाते हैं, वो अपना शेयर किसी अन्य पार्टी के हाथ से बेच सकते हैं। वो कंपनी जैसी की तैसी रहेगी, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। 79 क्वेश्चन देखिएगा, एक अंशधारी कंपनी के कार्य में हाथ बटा सकता है, सही असत्य है। क्यों बटाओगे, आप शेयर लगाओ में पैसा लगाओ भाई, घर में रहो। कंपनी के संचालक मंडल कंपनी को चलाएंगे और जैसे चलाना वो चलाएंगे। आप मुझे बताओ, मुझे रिलायंस में पैसा लगा दो, थोड़ा सा कुछ पैसा लगा दो और जाकर मुकेश अंबानी को कहो कि ऐसा है, हम आपका बिजनेस हाथ से हम संभालेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं, ऐसा संभव है नहीं। एक अंशधारी कंपनी के कार्य में हाथ बटा सकता है, ये गलत है। उसे नहीं ज़रूरत है, उसकी दायित्व सीमित है। जितना पैसा उसने लगाया उतने पैसे के बराबर उसको प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं करना। आगे है, एक कंपनी असीमित दायित्व के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, सही है। कंपनी के दायित्व सीमित होते हैं, उसकी पूंजी तक उसकी जिम्मेदारी सीमित हो जाते हैं, ठीक है। जितनी पूंजी के लिए कंपनी बनाई जाती है उतनी पूंजी तक वो सीमित हो जाता है उसकी जिम्मेदारी, लेकिन साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित होता है, ठीक है भाई। तो ये 10 क्वेश्चन थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लें। अगला ये 71 नंबर क्वेश्चन, जब्त किए गए अंश कटौती पर पुनर्निर्मित नहीं किए जाते, गलत बात है, कर सकते हैं हम। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, गलत बात है, क्योंकि ज़रूरी है, असत्य है। एक नाबालिग अंसारी हो सकता है, सही है। एक निजी कंपनी के अंसारी की संख्या कुछ भी हो सकता है, कैसे कुछ भी हो सकता है, गलत कह रहे हैं आप। कंपनी के व्यवसाय के लिए अंकेक्षण आवश्यक नहीं है, गलत बात है। संचालन अंशधारियों के निर्वाचित एजेंट होते हैं, सही है। कर्ज लेते समय कंपनी ऋण पत्र जारी कर सकता है, ऋण पत्र जारी करता है। ये कंपनी जब कर्ज लेती है तो वो कर्ज का एक प्रमाण पत्र अर्थात ऋण पत्र जारी करता है। एक कंपनी की अपने सदस्यों से अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, सही। एक अंशधारी कंपनी के कार्य में हाथ बटा सकता है, गलत है। एक अंशधारी कंपनी के कार्य में हाथ नहीं बढ़ा सकता है। उसने जितना पूंजी में पैसा लगाया वहीं तक वो सीमित है, उससे आगे बढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी असीमित दायित्व के साथ रजिस्टर होती है, सही है। 80 नंबर क्वेश्चन के लिए 81 देखिएगा, कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति होता है। हाँ सही है, कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के पास सीमा नियम को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिससे ज़रूरत पड़ने पर बदला नहीं जा सकता,
तो ज़रूरत पड़ने पर कंपनी के पार्षद सीमा नियम को भी परिवर्तित किया जा सकता है। 83 संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश पाने का पूर्वाधिकार रहता है। सही है। जो पूर्वाधिकार होते हैं ना, पूर्वाधिकार अंशधारी का मतलब ही है कि उनको पूर्व में अधिकार मिला है, पहले ही अधिकार मिला हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है ना। लाभांश का जब बंटवारा होगा पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को बुला कर दिया जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? तो सही है भाई। साझेदार के विघटन होने पर जर्नल के लेखे नहीं किए जाते। नहीं किए जाते हैं? बताओ मुझे। करते हैं ना भाई। जब आप विघटन होता है उस समय में जर्नल एंट्री करना पड़ता है, करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये तो गलत कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट गलत है, असत्य अंश लगाइए। 85 नंबर वसूली खाते के लाभ अथवा हानि को साझेदार द्वारा लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। सही है। वसूली खाते में जो भी लाभ हानि होती है उसको साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हैं। संपत्तियों की वसूली से प्राप्त रकम में वसूली के व्यय चुकाए जाते हैं। वसूली के व्यय उन्हीं संपत्तियों के पैसे से चुकाए जाते हैं जिसको बेचा गया है। वसूली के व्यय के लिए आप वेटिंग नहीं करवा सकते हो किसी को। मान लो कि दिवालिया हो जाए तो कर्जदारों को वेट करवा सकते हो, लेकिन वसूली का व्यय नहीं वेट करवा सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि किसी 10 लेबर को आपने बुलाया कि भाई हमारा सामान इधर से खाली कर दो, इसको बिचवा दो, इधर ट्रक पे लोड कर दो, उधर ट्रक से उतार लो, और उसको कहें कि भाई ऐसा है रुक जाओ पैसा बचेगा तो देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो क्या जानता है कि आप कौन दिवालिया हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, उसको तो पैसे से मतलब। तो संपत्ति की वसूली से जो पैसे आएंगे पहले उसको दिया जाएगा। ठीक है। सत्य है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के विघटन पर कोई साझेदार फर्म की संपत्तियों को निर्धारित मूल्य पर ले सकता है? ले सकता है। अगर उसे लगता है कि हम इतना पैसा दे सकते हैं तो वो निर्धारित मूल्य पर संपत्ति को ले सकता है। 88 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के विघटन पर बैंक नहीं खाता नहीं बनाया जाता है। ऐसा किसने कह दिया? आप जब विघटन का क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय सबसे अंत में बैंक अकाउंट बनता है। आपको मालूम है कैसे अकाउंट बनता है? भूलिएगा नहीं इसको। तो साझेदारी के विघटन पर बैंक खाता नहीं बनाया जाता है, ये तो गलत कह रहा है क्योंकि बनाया जाता है। ठीक है। असत्य है। अगला क्वेश्चन 89, वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आय विवरण नहीं होता है। मतलब यही बात होगी कि चाय बन रही है लेकिन चाय पत्ती नहीं डला है, ये तो गलत बात है। वित्तीय विवरण का मतलब ही होता है आय विवरण और चिट्ठा, दो ही बातें होती हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई आय विवरण नहीं बनाया जाता है और फिर उस आय विवरण और चिट्ठे की मदद से और भी चीज़ें बनाई जाती है। तो सब के सब जो है सो वित्तीय विवरण। ठीक है। तो याद रखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण दोनों शामिल होते हैं। सही है। हम वित्तीय विवरण की सहायता से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं या कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर दें। ये आ गए। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है। सत्य है। सही है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गलत बात है। किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश मिलती है। सही है। साझेदार के विघटन होने पर जर्नल के लेखे नहीं होते। गलत स्टेटमेंट है। वसूली खाते के लाभ और हानि को सभी साझेदार द्वारा लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। सही है। संपत्ति की पूंजी से प्राप्त रकम में वसूली के व्यय चुकाए जाते हैं। ठीक है। संपत्ति से पैसा आएगा तो वसूली का व्यय उसी में से चुका दीजिएगा। साझेदारी के विघटन पे कोई साझेदार फर्म की संपत्ति को निर्धारित मूल्य पे ले सकता है। ऐसे केस आए भी होंगे, आपने क्वेश्चन बनाए भी होंगे कि कोई साझेदार अगर निर्धारित मूल्य पे कोई संपत्ति लेना चाहता है तो ठीक है ले सकता है। साझेदारी के विघटन पर बैंक खाता नहीं बनाया जाता, ये तो गलत है ना। बैंक खाता बनाया जाता है और सबसे अंत में बनाया जाता है। वित्तीय विवरण के अंतर्गत आय विवरण नहीं आते हैं। गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हम जानते हैं आय विवरण और चिट्ठा दोनों आते हैं। आगे देखते हैं 19 वित्तीय विवरण के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण दोनों शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। 91 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि खाते से व्यापार का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि प्राप्त होता है। ये तो कौन नहीं जानता है। लाभ हानि खाता हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम व्यवसाय के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता लगा सकें। प्राप्ति बिल तरल संपत्ति है। सही है। न्यायालय द्वारा साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में 44 धारा 44 लागू होता है। इसको याद रखिएगा। न्यायालय द्वारा साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में धारा 44 लागू होता है। 94 जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तब फर्म की सभी पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं। सही है। विघटन जब होगा तो फर्म की सारी संपत्तियाँ बंद कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, तभी तो विघटन कहलाएगा। ठीक है। तो विघटन में तो सब चीज़ बंद कर दिया जाता है। साझेदारी फर्म के बंद होने पर संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। कहाँ करोगे भाई? ये जितनी भी संपत्ति है सबको वसूली खाते में हस्तांतरित करना है और उससे जो पैसे आएंगे उनसे कर्जदारों को भुगतान करना है। अब संपत्ति नहीं ट्रांसफ़र करोगे हैं? मतलब बारात में दूल्हा ही नहीं जाएगा। गजब बात है। ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा भाई। ठीक है ना।
तो साझेदारी फॉर्म के बंद होने पर संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, ये तो गलत बात है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। 96 साझेदारी फॉर्म का विघटन होने पर वसूली खाता नहीं बनाया जाता है, वही बात हो गई, विघटन होगा और वसूली खाता नहीं बनाएंगे, ये तो गलत बात है, असत्य है। 97 साझेदारी की पूंजी स्थिर रहने पर साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है, सही है, जब पूंजी स्थिर रहती है तो हम लोग चालू खाता बनाते हैं। साझेदारी फॉर्म का विघटन होने पर कोई एक साझेदार संपत्ति या दायित्व का ग्रहण नहीं कर सकता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि ग्रहण कर सकता है और ये कह रहा है कि नहीं कर सकता है, गलत स्टेटमेंट, असत्य। अलिखित संपत्ति को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, नहीं करना है, क्योंकि आपको इससे सीधे वसूली करना है, जो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में उन्हीं तमाम संपत्तियों को ट्रांसफ़र करिएगा जो बैलेंस शीट में है ऑलरेडी। जो अलिखित है उसका सीधे वसूली होगा, उसको ट्रांसफ़र करने की बैलेंस शीट में ज़रूरत, रियलाइजेशन अकाउंट में ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आइए 10 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करके बताता हूँ। लाभानी खाते में से व्यापार का शुद्ध लाभ शुद्ध हानि प्राप्त पता चलता है, सही है। 92 प्राप्ति बिल एक तरल संपत्ति है, सही है, इसको जब चाहें आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको तरलता में बदल कर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस संपत्ति को तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर, तो वो तरल संपत्ति कहलाती है। न्यायालय द्वारा साझेदारी फॉर्म के विघटन की दशा में धारा 44 लागू होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक साझेदारी फॉर्म का विघटन होने पर फॉर्म की सभी पुस्तकें बंद कर दी जाती है, सही है। 95 साझेदारी फॉर्म के विघटन होने पर संपत्ति को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, यह गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। 96 साझेदारी फॉर्म का विघटन होने पर वसूली खाता नहीं बनाया जाता है, गलत बात है ना, वसूली खाता बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी की पूंजी स्थिर रहने पर साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है, सही है। साझेदारों की पूंजी जब स्थिर होती है तो उससे ऐसी स्थिति में साझेदारों को पूंजी खाता चालू खाता बनाया जाता है, ठीक है। साझेदारी फॉर्म का विघटन होने पर कोई एक साझेदार संपत्ति और दायित्वों को ग्रहण नहीं कर सकता, गलत बात है, कर सकता है। अगर उसे लगता है कि वो पैसा चुका पाएगा और उसके अकाउंट में पैसे हैं तो वो किसी भी संपत्ति को ले सकता है निर्धारित वैल्यू पर। अलिखित संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, सही बात है। अलिखित संपत्ति को ट्रांसफ़र ही नहीं करना है, क्योंकि आपको लिखा नहीं है बैलेंस शीट में, इससे सीधे पैसे आएगा, वसूल कर लेना। साझेदारी का विघटन होने पर सभी संपत्तियों के मूल्य को वसूली खाते में दिखाया जाता है, सही है, सारी संपत्तियों को वसूली खाते में दिखाया जाता है, ठीक है। 101 नंबर वाला क्वेश्चन है, साझेदारी का विघटन होने पर दायित्व का भुगतान नहीं किया जाता है, गजब बात है, विघटन करेंगे और कर्जदारों को छोड़ देंगे ऐसे, उसे तो देना है, गलत स्टेटमेंट। 102 गार्डनर बनाम मर्रे विवाद में न्यायाधीश जॉयस ने निर्णय दिया था, सही है। जॉयस नाम का एक न्यायाधीश था जो 19वीं शताब्दी में ये निर्णय उन्होंने दिया, ठीक है। अगला है 103 जब फॉर्म के सभी सदस्य दिवालिया हो जाते हैं तो फॉर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा, सही है ना भाई। अब लोग ही नहीं रहेंगे, चलाने वाले सब दिवालिया हो गए तो फॉर्म तो ऐसी बंद हो जाएगी, ठीक है। 103 जब फॉर्म के सभी सदस्य दिवालिया हो जाते हैं तो फॉर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है, सही। 104 गार्डनर बनाम मर्रे का विवाद का फैसला 1903 में आया था, ठीक है, ये सही है। अगला गार्डनर बनाम मर्रे विवाद के फैसले के अनुसार वसूली की हानि के लिए सभी साझेदार लाभ हानि अनुपात में विभाजित करते हैं। वसूली की हानि को, सही है, वसूली, ध्यान से समझना, वसूली की हानि जो है वो लाभ हानि अनुपात में बटेगा। लेकिन अगर साझेदार की पूंजी की कमी की बात करें तो पूंजी की कमी पूंजी अनुपात में बटेगी, वो जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो बैलेंस शीट में मौजूद है, ठीक है ना। 106 शोधक्षम में साझेदार को अपने हिस्से की वसूली हानियों के बराबर नकद लाना होता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है प्रैक्टिकल वाला में, उसमें मैंने बताया है कि जो वसूली का हानि है, जो बचा हुआ पार्टनर है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है, वो उतना पैसा अपने अकाउंट में हानि का पैसा लेकर आएंगे, ठीक है, ये सही है। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को अन्य साझेदार पूंजी अनुपात में बांटते हैं, मतलब तीनों क्वेश्चन एक सीरीज से मैंने सेट कर दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहिए। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को अन्य साझेदार अपने पूंजी अनुपात में बांटते हैं, भाई ठीक है ना, पूंजी अनुपात में बांटेंगे, पूंजी की कमी को पूंजी अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 108 दिवालिया साझेदार द्वारा नगद राशि लाने के लिए रोज नामचाप बैंक खाते को डेबिट किया जाता है, सही है। अगर कोई दिवालिया साझेदार नगद पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डैश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो ये रोकर खाता, बैंक खाता, रोकर मतलब बैंक खाता डेबिट हो रहा है, सही है, बिल्कुल सही। 109 किराए क्रय मूल्य में खुदरा नगद मूल्य से अधिक होता है, सही है ना भाई।
जितना आप कैश में खरीदेंगे और जितना आप उधार में खरीदेंगे फ़र्क होगा कि नहीं होगा। कैश में परचेज करेंगे उतना ही लगेगा, जब उधार में खरीदेंगे तो उसका ब्याज उस पर जुड़ जाएगा। ठीक है। किराया क्रय पद्धति में 110 नंबर क्वेश्चन हो। किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत कराने का दायित्व विक्रेता का होता है। सही है। किराया क्रय पद्धति में आपको मैंने थ्योरी पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। किराया क्रय पद्धति में क्या होता है कि आप सामान यूज करो, सामान यूज करते रहो, पैसा नहीं दोगे तो सामान ले जाएगा वापस वो। ठीक है। इसलिए सामान का पैसा चुकाना, और जब तक चुका नहीं दोगे तब तक उसकी जिम्मेदारी होगी विक्रेता की, क्योंकि इसका सामान ऐसे आपके यहाँ गिरवी रखा है। चलो तो फिर इसको रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट से। 101 नंबर क्वेश्चन से फिर से रिपीट करेंगे। साझेदार का विघटन होने पर दायित्व का भुगतान नहीं किया जाता है, गलत स्टेटमेंट। अगला 102 नंबर क्वेश्चन, गार्नर बनाम मर्रे विवाद में न्यायाधीश जोयस ने निर्णय दिया था। सही है। जब 103 नंबर क्वेश्चन, जब फर्म के सभी सदस्य दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। बिल्कुल सही है। गार्नर बनाम मर्रे विवाद का फैसला 1903 में आया, ये भी सही है। गार्नर बनाम मर्रे विवाद के फैसले के अनुसार वसूली की हानि के को साझेदार लाभानुपात में बांटते हैं। सही है। शोधक्षम में साझेदार अपने हिस्से की वसूली हानियों के बराबर नकद लाकर करते हैं। सही है। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को अन्य साझेदार अपने पूंजी अनुपात में बांटते, पूंजी की कमी पूंजी अनुपात में। सही है। 108 नंबर, दिवालिया साझेदार द्वारा नगद राशि लाने के लिए रोज नामचा में बैंक खाता बनाया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू डैश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन, किराया क्रय मूल्य खुदरा नगद मूल्य से अधिक होता है। सही है भाई। खुदरा में पैसा लेंगे, नगद में पैसा, कोई सामान नगद में आप खरीदिए, उधार में खरीदिए, फ़र्क हो जाएगा। उधार वाला पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, किराया क्रय पद्धति में माल के मरम्मत का जिम्मेदार विक्रेता होता है। सही है। तो ये इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक बच गए हैं जो हाल के कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। अभी कुछ टाइपिंग और बचे हैं, तो इसे मैं आज टाइप कर दूंगा जब भी वक्त मिले, और कल तक मैं इसे कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।